हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम प्लस टू के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर एक हमारा चैप्टर चल रहा था, व्यापारिक बैंक अर्थ एवं कार्य। देखो, व्यापारिक बैंक के अर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं हम, व्यापारिक बैंक की परिभाषाएं हम पढ़ चुके हैं और व्यापारिक बैंक के हमें कार्य भी हम पढ़ चुके हैं, जैसे जमाई स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, साख निर्माण करना। देखो, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है साख का निर्माण। मैंने आपको कहा था ये व्यापारिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण, यानी इसी से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। साख का निर्माण करता है, साख सृजन करता है ये। और इसके अंदर हमने चर्चा भी की थी, एक प्राथमिक जमाई होती है, एक व्युत्पन्न जमाई होती है। प्राथमिक जमाई जो जनता के द्वारा की जाती है, व्युत्पन्न जमाई जो बैंक करता है, ठीक है, ऋण प्रदान करके और उसका ऋण खाता खोलकर आगे क्या करता है, इसकी व्युत्पन्न जमाई तैयार करता है। और ये व्युत्पन्न जमाई क्या है, साख का निर्माण है। तो कैसे, इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया गया किताब वाला, वो करते हैं हम पहले। साख निर्माण कैसे कंप्लीट आपका हो जाता है, इसके अंदर थ्योरी बाद में पढ़ेंगे हम। पहले हम क्या करते हैं, वैसे इसके अंदर दे रखा है वो पूरा कर लेते हैं पहले। इसने कहा भी साख का निर्माण दो प्रकार से होता है, हम यहाँ तक ले तो आए। एक तो होता है नोट निर्गमन करके और दूसरा होता है व्युत्पन्न जमाई तैयार करके, व्युत्पन्न जमाई। देखो, जो नोट निर्गमन करता है ये काम व्यावसायिक बैंक का नहीं होता, बल्कि आरबीआई का होता है ना, केंद्रीय बैंक का होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक का है ये। नोट निर्गमन या नए नोट को छापना, ये न्यूनतम कोष प्रणाली होती है। उसके आधार पर क्या करता है, नए नोटों को छापती है। जैसे अभी नई करेंसी आई थी ना, तो ये आरबीआई ने छापे थे। ये सबको काम नहीं सौंपा गया, सिर्फ आरबीआई के पास है। व्युत्पन्न जमाओं के द्वारा जो साख का निर्माण किया जाता है वो करता है व्यापारिक बैंक। कौन करता है, व्यापारिक बैंक। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं इस उदाहरण की, एक एग्जाम्पल की करते हैं और उसी के आधार पर हम कुछ थ्योरी बना देंगे इसकी। सबसे पहले उदाहरण समझाना चाहिए हमें, साख निर्माण। मैं बुक से ही करवा रहा हूँ आपको, इस प्रकार साख का निर्माण होता है। उसने कहा है चरण एक, यानी साख निर्माण कैसे होता है। ये कहते हैं व्यापारिक बैंक में प्रारंभिक जमा 10,000 रुपये होती है। हम मान लेते हैं कोई व्यापारिक बैंक है, व्यापारिक बैंक। उसमें जो प्राथमिक जमा यानी जो प्रारंभिक जमा, यानी एक जनता ने या एक व्यक्ति ने क्या किया, 10,000 रुपये जमा करवाए। 10,000 रुपये क्या किया, बैंक में जमा करवा दिए। हमने पढ़ा था ना, प्रारंभिक जमाएं और व्युत्पन्न जमाएं। ठीक है, तो प्रारंभिक जमा कराती है जनता, अपनी छोटी छोटी बचतों को क्या करती है, बैंक में जमा कराती है। तो बैंक क्या करता है, उन बचतों को इकट्ठा करके आगे ऋण प्रदान कर देता है। तो हम प्रारंभिक जमाई की बात करते हैं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने बैंक में 10,000 रुपये क्या करवा दिए, जमा करवा दिए। आगे वो क्या कहता है, नगद कोषानुपात 20% है। नगद कोषानुपात 20%। ये नगद कोषानुपात, एक नगद तरलता अनुपात, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, यानी अपने कोष में नगद रखना होता है। अपने कोष कोष होता है ना, खजाना, उसमें नगद रुपया रखना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि आपने 10,000 रुपये जमा कराए हैं, बैंक आगे 10,000 रुपये ही ऋण दे देगा, तो बैंक के पास में पैसा बचेगा ही नहीं। अगर मान लो वो व्यक्ति 2 रुपये लेने आ गया, 100 रुपये लेने आ गया, तो बैंक कहाँ से देगा उसको। बैंक ने तो जितना पैसा बचा है वो आगे चला गया, ऋण दे दिया। इसलिए बैंक कुछ ना कुछ पैसा अपने पास रखता है, ये जिसे बोलते हैं नगद कोष अनुपात। अगर आवश्यकता पड़े, कोई व्यक्ति लेने भी आए, तो उसको उसके आधार पर वो क्या रहता है, उसको पैसे प्रदान कर देता है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा डिसाइड होता है ये, क्योंकि जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक होता है, वो बैंकों का बैंक है। केंद्रीय बैंक होता है, वो बैंकों का बैंक, यानी पूरे बैंक को संचालित करने का काम रिजर्व बैंक का होता है, केंद्रीय बैंक का होता है। तो मान लेते हैं नगद कोषानुपात 20% है। इसका मतलब इतना तो उसको नगद रूप में अपने कोष में रखना ही पड़ता है। तो नगद कोष अनुपात है, ये ए व्यक्ति ने क्या किया, इसको 10,000 रुपये जमा करवाए, नगद कोष अनुपात 20% है। अब आगे जब ये बैंक ऋण देगा तो वो 10,000 नहीं देगा ऋण। तो नहीं देगा क्योंकि कुछ तो उसको नगद में रखना पड़ता है ना। तो कितना, 20%। तो 10,000 का 20% कितना हुआ, तो देख लो कितना हुआ, 2,000।
अब 2,000 रुपये वो नगद रूप में रखेगा तो ऋण कितना देगा? मान लेते हैं बी व्यक्ति को उसने ऋण दिया, 10,000 उसके पास पहले पैसे थे, 2,000 उसने नगद रख लिए, यानी 8,000 रुपये वो क्या कर देगा? बी व्यक्ति को ऋण दे देगा। समझ रहे ना? तो वो जितना 10,000 रुपये उसके जमा करवाए तो 10 के 10 ऋण थोड़ी देगा, यानी कुछ उसको नगद कोष में रखना पड़ता है, और वो नगद कोष है मान लेते हैं 20%। तो 20% वो नगद कोष यानी 2,000 रुपये रखकर 8,000 रुपये अन्य व्यक्ति को ऋण दे देगा, अन्य व्यक्ति को ऋण दे देगा। ये तो पहला स्टेप है। आगे वो क्या कहता है? यह साख जमा पुनः ऋण के रूप में दी जा सकती है, इस प्रकार प्रत्येक ऋण जमा को जन्म देता है। यानी जो ये 8,000 रुपये है, इसको फिर आगे क्यों? क्योंकि बैंक क्या करता है, हम यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको आगे वाली बात समझा जाए। बैंक क्या करता है? बैंक ये करता है कि मान लेते हैं मैं ऋण लेने चला जाता हूँ तो मेरा एक खाता खोल देता है बैंक, ऋण खाता। बैंक क्या करता है? ऋण खाता खोल देता है, और वो पूरे का पूरा पैसा मेरे खाते में जमा कर देता है, और मेरे को चेक वगैरह की सुविधा प्रदान कर देता है। बैंक चेक देता है ना, इसलिए चेक देता है ताकि सारे पैसे आप इकट्ठे न करवा सको। ऐसे नहीं सारे पैसे एक ऐसे निकाल लो आप, इसलिए आपको क्या देता है? वो चेक की सुविधा देता है। अभी जैसे जैसे आपको आवश्यकता पड़ता जाए वैसे वैसे आप पैसा निकलवा लो। देखो, आपको आपके खाते में 8,000 रुपये चले गए, लेकिन आपने अभी तक निकलवाए तो नहीं ना, आपको तो चेक दिया है बैंक ने, पैसे थोड़ी दिए। वो पैसे पड़े तो अभी तक बैंक के पास ही है। इसका मतलब इस 8,000 को फिर वो आगे क्या कर सकता है? ऋण के रूप में यूज कर सकता है, क्योंकि वो पैसे अभी तक बैंक के पास ही पड़े हैं। वो पैसे अभी तक क्या पड़े हैं? बैंक के पास ही पड़े हैं। इसने कहा है, देखो 8,000 रुपये का ऋण जारी करता है, यह साख जमा पुनः ऋण के रूप में दी जा सकती है। ये जो साख जमा ये पुनः यानी फिर से क्या किया जा सकता है? हम सी व्यक्ति को ऋण दे सकते हैं, सी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? ऋण दे सकते हैं, यानी उसको पुनः ऋण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक ऋण जमा को जन्म देता है। यानी एक ऋण दिया हमने, यानी आगे ऋण दिया तो जमा कितनी होगी हमारे पास? 8,000। 10,000 पहले थी, 8,000 अब हो गई, टोटल 18,000 हो गई। फिर आगे ऋण देंगे तो वही 8,000 का फिर हम 20% अपने पास रखेंगे। ये लंबा चलेगा, ध्यान रखना है। 8,000 का क्या करेंगे? 20% अपने पास रखेंगे, कितना हो गया? 1600 रुपये अपने पास रखेंगे, नगद कोषानुपात है। तो सी व्यक्ति ऋण कितना दिया? 8,000 माइनस 1600, क्योंकि 1600 तो उसको अपने पास रखना ही पड़ेगा बैंक को, नगद कोषानुपात। तो 8,000 में से 1600 गए, कितने बचे आपके पास? 64, यानी 6400 रुपये वो क्या करेगा? सी व्यक्ति को ऋण दे देगा। सी व्यक्ति का ऋण खाता खोलेगा, उसके अकाउंट में 6400 रुपये दिखाएगा, जमा कर देगा, और उसको चेक की सुविधा देगा। अब वो इस 6400 रुपये का फिर आगे ऋण के रूप में उपयोग कर सकता है, यानी डी व्यक्ति को ऋण दे सकता है। वही जब वो डी व्यक्ति को ऋण देगा तो उसके 16 का पहले वो क्या करेगा? 20% निकाल देगा, कितना हुआ? 32,320। अब वो डी व्यक्ति को कितना ऋण देगा? 1600 माइनस 320, कितना बचा? अभी 1300, 1280 बच गया ना, 1200, यानी डी व्यक्ति को 1280 वो क्या कर देगा? ऋण दे देगा। अब फिर वो 1280 का ऋण के रूप में उपयोग कर सकता है, यानी ये प्रक्रिया चलती रहती है। देखो, रुपये तो उसके बाद 10,000 ही आए, तो उसके 10,000 रुपये, अब उसने 8,000 रुपये व्युत्पन्न किया, यानी 18, फिर 64 जुड़ गए, फिर 1280 जुड़ गए। यानी कहने का मतलब एक ही प्रारंभिक जमा पर वो क्या कर रहा है? आगे व्युत्पन्न जमाएं तैयार कर रहा है। आगे क्या कर रहा है? व्युत्पन्न जमाएं तैयार कर रहा है। अब इसको पढ़ते हैं। देखो इसने क्या रखा है? 8,000 रुपये में से बैंक पुनः 20% यानी 1600 नगद कोषानुपात में रखकर शेष राशि कितनी बची? 6400। 6400 वो क्या करेगा? ऋण दे सकता है। अब क्या करेगा? 64 रुपये का ऋण स्वीकृत कर देता है और उसके खाते में राशि जमा कर देता है, यानी उसका एक ऋण खाता खोलता है और उस व्यक्ति के खाते में जमा कर देता है। अब वो क्या करेगा? 6400 रुपये का फिर 20% अपने पास नगद कोषानुपात में रखेगा, यानी 320। तो कितने बचे? 1200, तो 1600 में नहीं घटेंगे, 6400। तो कितना है? 6400 का 20% कितना है अभी? 8, यानी 1280 आ गया। ठीक है। अब 1280 फिर वो क्या करेगा? अन्य नगद कोष अनुपात में रखेगा, तो कितना बचा? 6400 में 1280 गए, कितने बचे? घटा देगा ना, इतना तो वो नगद कोष अनुपात में रखेगा, तो ऋण कितना देगा?
तो ऋण देगा वो 5120 रुपये, 5120 रुपये आगे अन्य व्यक्ति को ऋण दे देगा। फिर वो क्या करेगा, फिर 5120 यानी इसको घटाएगा तो मिलेगा 5120 यानी 5120 रुपये डी व्यक्ति को ऋण दे दिया। अब ई व्यक्ति ऋण लेने चला गया तो वो क्या करेगा, इसका फिर वो 20% अपने पास रखेगा। ठीक है, इस प्रकार से कितना बचा उसके पास, 4 2 1024 रुपये। अब वो 5120 में से 1024 निकाल कर बाकी जो पैसा बचा वो ई व्यक्ति को ऋण दे देगा। यानी ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। बात समझे ना, ये होता है साख का निर्माण। देखो थे 10,000 रुपये उसके पास प्रारंभिक जमा, उसने 10,000 के कितने बार जमा, इसे देखो एक 10,000 की जमा होगी, एक 8 की हो गई, एक 6400 की हो गई, एक 5120 की हो गई। यानी इस प्रकार वो क्या कर रहा है, व्युत्पन्न जमाएं तैयार कर रहा है। इसको ही बोलते हैं हम साख का निर्माण। समझे ना बात, जितना उसका कोषानुपात है उतना अपने पास रखेगा, जो पैसा बचेगा वो आगे व्यक्ति को ऋण दे देगा। ऋण देगा तो उसका एक ऋण खाता खोलेगा, उसके खाते में जमा कर देगा पैसा, लेकिन पड़ा तो अभी तक बैंक के पास है ना, वो व्युत्पन्न जमाएं हैं, प्रारंभिक जमा नहीं व्युत्पन्न जमा, यानी बैंक ने उसका उत्पन्न किया है। अब बैंक उसका फिर 20% अपने पास रखेगा, जितना कोषानुपात है उसको आगे अन्य व्यक्ति को ऋण दे देगा, उसके खाते में डाल देगा। फिर आगे इस प्रकार वो क्या है, उसकी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो आगे उन्होंने क्या कहा है, इस प्रकार प्रारंभिक जमा तो 10,000 रुपये की जमा राशि से बैंक साख सर्जन की प्रक्रिया चालू करते हैं। यानी कहाँ से शुरू करते हैं, प्रारंभिक जमा से। व्युत्पन्न जमा के माध्यम से बैंक प्रारंभिक जमा से भी अधिक धनराशि की साख प्रदान करते हैं। देखो फिर तो उसके पास 10,000 रुपये, लेकिन प्रदान कितने कर दिए इसने, एक 8,000 प्रदान कर दिया, एक 6400, 10,000 के अंदर से ही, एक 5120। यानी देखो प्रारंभिक जमा से बहुत सी जमाएं वो क्या कर लेता है, उत्पन्न कर लेता है बैंक, ऋण बहुत दे देता है। यानी 10,000 से वो 50,000 का ऋण दे देता है। कैसे, यानी 20% आरक्षित अनुपात साख सृजन नहीं कर देती। साख सृजन प्रक्रिया को भी अधिक स्पष्ट करने के लिए एक आपको तालिका दी गई है, वो तालिका देखते हैं। मैं यहाँ तालिका लिख देता हूँ, यही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इसी की तालिका बनाएंगे हम। मैं कितना साख सृजन हुआ इसकी चर्चा कर रहे हैं हम। आपकी प्रारंभिक जमा क्या थी, 10,000, नगद कोषानुपात क्या था, 20%। अब वो क्या कहता है, वो कहता है जमाएं, यहाँ चरण लिख दो, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, यानी जमाएं। तो सबसे पहले जमा हुई थी 10,000 की, कितनी जमा हुई थी, 10,000। यह नगद कोष अनुपात था 20%, नगद कोष 20%। तो 10,000 का 20% कितना हुआ अभी, 8,000, सॉरी 2,000। ठीक है, तो यहाँ पर ऋण कितना दिया या व्युत्पन्न जमा कितनी हुई, ऋण कितना दिया। अब वो देखो 8,000 तो उसको नगद कोष में रखना पड़ता है, तो 10,000 माइनस 2,000 यानी 8,000 उसने क्या कर दिया, ऋण दे दिया आगे। यानी आप इसको व्युत्पन्न जमाई कह सकते हो, व्युत्पन्न जमाई, क्योंकि हम पहले ही कहे थे प्राथमिक जमाई जनता करती है बैंक में, और व्युत्पन्न जमाई बैंक तैयार करती है। अब वो वही प्रक्रिया दूसरा चरण, अब जमा कितनी होगी, 8,000, 8,000 का 20% कितना हुआ, 1,600, और 1,600 में 8,000 कितना हुआ, 1,600। अब 8,000 में से 1,600 फिर कटवा दो, कितना बचा आपके पास, 6400, यानी आगे 6400 का ऋण दे दिया। फिर कितनी देखो, फिर कितने जमा क्या हुई, यानी है तो बैंक के पास ही 6400 रुपये, तो जमा क्या हुई, व्युत्पन्न जमा 6400। तो 6400 का फिर 20% निकाल लो, कितना हुआ आपका, ये हुआ आपका 1,280। तो 6400 में से 1,280 घटा दो, कितना है आपके पास, ये आ गया आपके पास जी 5,120 रुपये। अब चतुर्थ चरण में 5,120 रुपये उसके पास पहुंच गए। अब इसका फिर 20% निकाल लो, 5,120 का 20% होगा 1,024, और फिर 5,120 में से क्या करो, 1,024 को घटा दो। ये घटा क्यों रहे हम, क्योंकि ये पैसा तो वो ऋण में दे ही नहीं सकता, वो तो अपने पास नगद रूप में रखना पड़ता है। तो ये आ गया आपका 4,096। अब फिर चरण की बात करें तो 4,096 उसके पास नई जमा हो गई। अब 4,096 का फिर 20%, 819.2, 819.2 इतना आ गया, और आगे अब इसको घटा दो तो 3,276.8,
4096 से 819.2 घटाएंगे तो 3273.8। ठीक है, वही तो प्रक्रिया चल रही है, कुछ है ही नहीं, ये बिल्कुल सिंपल है। आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना, मान लेगा आपसे ये पूछ ले बताओ भी एक बैंक है, उसका मान लो नगद कोष अनुपात 10% है, ठीक है, और उसकी प्रारंभिक जमा 5000 है, तो उसकी व्युत्पन्न जमाएं क्या होगी, ये इसकी व्युत्पन्न जमाएं है टोटल। ठीक है, ये व्युत्पन्न जमाएं है। नगद कोष अनुपात है, उसको तो वो ऋण दे ही नहीं सकता, वो तो अपने पास नगद रूप में उसको रखना ही पड़ता है, नगद रूप में उसको रखना ही पड़ता है, वो उसको लोन ऋण नहीं दे सकता वो। तो उसको मतलब उसके अंदर हमें क्या करना है, इन जमाओं से उसको वो घटाना है, हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, जो बचेगा वो उसकी व्युत्पन्न जमाएं होगी। अब देख लो ये टोटल कितना हुआ, अगर चलोगे ये टोटल होगा 50,000, आगे से आगे प्रक्रिया चलती जाएगी भी, ये हुआ 10,000 और ये हुआ 40,000। इसका मतलब प्रारंभिक जमा कितनी थी 10,000, बैंक ने कितनी उत्पन्न कर दी 40,000, यानी व्युत्पन्न जमा कितनी है 40, टोटल कितनी हुई 50,000। इसका मतलब ध्यान रखो, यानी प्रारंभिक जमाएं थी 10,000, इसके ऊपर बैंक ने व्युत्पन्न जमाएं की 40,000, इसका मतलब टोटल उसने 10,000 के कितने हजार बना दिए, 50,000 बना दिए। देखो बैंक ने 10,000 के कितने बना दिए, 50,000, 40,000 की व्युत्पन्न जमाएं उत्पन्न कर दी बैंक ने। ये होता है साख का निर्माण, निर्माण कर दिया ना साख का। 10,000 के कितने रुपए बना लिए, 40,000 बना लिए बैंक ने, 10,000 का 50,000, इसका मतलब 40,000 अपनी व्युत्पन्न जमाएं तैयार कर दी। ये होता है साख का निर्माण, समझ रहे ना। अब मैं पूछूं साख कितना हुआ, साख का निर्माण कितना हुआ, इसका सूत्र बता सकते हो, कुल जमाएं, ठीक है, माइनस प्रारंभिक जमाएं, सूत्र बना सकते हैं ना हम, कुल जमाएं माइनस प्रारंभिक जमाएं। कुल जमा कितनी हुई बैंक के पास 50,000, प्रारंभिक जमा कितनी थी 10,000, तो कितना साख का निर्माण हुआ, 50,000 में से 10,000 के कितना हुआ 40,000, आपका आंसर आ गया, है ना। साख का निर्माण तो 40 ही हुआ, 10 तो उसके पास पैसे आए थे स्टार्टिंग में, यानी प्रारंभिक जमा थी, प्राथमिक जमा थी, यानी प्राथमिक जमा जो स्टार्ट के अंदर बैंक के पास जो पैसा आया था, कुल जमा उसने तैयार कर दी 50,000 की, इसका मतलब 40,000 उसकी व्युत्पन्न जमा यानी साख का निर्माण है। 10,000 तो किसी ने व्यक्ति ने उसमें जमा ही करवाए थे, और 40,000 बैंक ने तैयार कर दिए, टोटल हो गए 50,000। तो इसका आप सूत्र आसानी से कर सकते हो, कुल जमाएं माइनस प्रारंभिक जमाएं, यानी कुल जमा 50,000 है, प्रारंभिक जमाएं थी 10,000 है, यानी साख का निर्माण कितना हुआ 40,000 का, यानी 40,000 का बैंक ने क्या किया, साख का निर्माण कर दिया। ठीक है, ये आपका भी साख का निर्माण, ये आपका जो एग्जाम्पल दिया हुआ था बुक्स के अंदर वो कंप्लीट हो गया। समझ आ गई होगी बात, बिल्कुल सिंपल है, नहीं है। ठीक है, आपसे कोई कुछ भी पूछे आपको तो यही करना है तैयार। अब इसके आधार पर आप कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि बैंक होता है ना, अब इसके हम थ्योरी कर लेते हैं कुछ, यानी साख का निर्माण, यानी व्यापारिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है साख का निर्माण, और वो साख का निर्माण होता है वो प्रारंभिक जमाओं पर क्या करता है और अपनी व्युत्पन्न जमाएं उत्पन्न करता है। और जो व्युत्पन्न जमाएं होती है यानी ऋण होता है, वो जमा को पैदा करता है, जमा ही ऋण को पैदा करता है। देखो ऋण दिया तभी तो जमाएं बढ़ रही है, या ऋण दे रहा है जमाएं बढ़ रही है, जमाएं बढ़ रही है तभी तो वो ऋण दे रहा है। इसका मतलब जमा ऋण को पैदा करता है और ऋण जमा को पैदा करता है। इसके आधार पर एक इसके अंदर दे रखा है आपको प्रोफेसर होम, प्रोफेसर होम का मतलब लगता है एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो गया एक बार, और ठीक है पूरा है एग्जाम्पल आपका। एक प्रोफेसर होम है, उसने एक बात कही थी, उसने ये कहा था ऋण जमा को पैदा करता है और जमा ऋण को पैदा करती है, जन्म देती है, समझे ना, बिल्कुल सिंपल है। देखो
ऋण दिया तभी तो जमा बढ़ी, और जमा बढ़ी तभी तो आगे ऋण दिया। ये प्रक्रिया चलती रहती है। यानी ऋण जमा को, जमा ऋण को पैदा करता है, और इसी के द्वारा क्या होता है, साख का निर्माण। अब यहाँ तक कोई बात पूछनी है तो आप भी अपने बुक्स के अंदर चेक कर लेना, आप नोट्स के अंदर चेक कर लेना, थोड़ा इस वीडियो को 2-3 बार चेक कर लेना, याद हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार बता देता हूँ, आप कहोगे सर ये माइनस क्यों कर रहे हैं, तो जो नगद कोष अनुपात होता है ना, उतना पैसा बैंक के पास अपने पास रखना होता है। ऐसा थोड़ी है भी जितना बैंक के पास पैसा आया वो सारे का सारा अगर बैंक ऋण में दे दे तो आवश्यकता पड़ने पर बैंक पैसा कहाँ से लाएगा। अब ये आप ये तो कह रहे हो जी इसका खाता खोलकर पैसा डाल रहा है, वो मान लेते हैं इनको चेक देता है बैंक। अगर कोई व्यक्ति चेक लेके पहुंच जाता है वहां पर, हमें पैसा दो, अब बैंक ने तो सारा ही ऋण दे दिया तो पैसा कहाँ से देगा बैंक। इसलिए बैंक को अपनी साख को बचाने के लिए, यानी उपभोक्ता को जो चेक है उसके अनुसार पैसा देने के लिए अपना कुछ ना कुछ पैसा उसको नगद रूप में अपने पास रखना, ताकि छोटी मोटी अगर कोई पैसा लेने भी आ जाए, चेक लगाया जाए तो उसको पैसा प्रदान किया जा सके, कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसलिए ये माइनस हो जाता है, यानी जो जमा होती है उसका निकालना होता है हमें। जमा 10,000 हुई थी, उसका 20% 2,000, तो -2,000 कर दिया। व्युत्पन्न जमा 8,000 हुई थी, 8,000 का 20% 1,600, उसको माइनस कर दिया। क्योंकि ये व्यक्ति भी पैसा लेने आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, इनको ऋण दिया गया है, वो आ सकते हैं पैसा लेने चेक लेकर, क्योंकि चेक की सुविधा देता है बैंक। और जब वो लेने आ सकते हैं तो बैंक क्या करेगा, यहाँ से उसको पैसा देगा, क्योंकि वो इकट्ठे तो चेक लगाएगा नहीं। ठीक है, इसलिए वो बैंक क्या करेगा, यहाँ से उसको पैसा प्रदान कर देगा। और ऐसे हो गया साख का निर्माण। तो इसका आप सिंपल सा एक सूत्र याद कर लेना, कुल जमाएं माइनस प्रारंभिक जमाएं, कुल जमाएं 50,000 है, प्रारंभिक जमाएं 10,000 थी, यानी 40,000 बैंक ने क्या कर दिया, साख का निर्माण कर दिया। इसका मतलब 10,000 के बैंक ने 50,000 रुपये बना दिए, तो बोलते हैं हम साख का निर्माण। समझ गए ना भाई, सिंपल है बिल्कुल। चलो अब आगे हम पढ़ते हैं साख निर्माण की कुछ सीमाएं। इसका मतलब ये थोड़ी है बैंक को साख निर्माण करना होता है तो वो असीमित रूप से साख का निर्माण कर सकता है, कुछ ना कुछ उसकी सीमाएं भी होती है साख। तो हम प्रथम इसकी सीमा की बात करें, सीमाओं की बात करें, तो पहला है बैंकिंग विकास का स्तर। बिल्कुल सिंपल है कि बैंकिंग विकास का स्तर क्या है। जिस देश में बैंकिंग विकास का स्तर अधिक होता है उसमें साख का निर्माण भी ज्यादा होगा। मान लेते हैं किसी बैंक, कोई देश है उसके अंदर बैंक है ही नहीं, साख का निर्माण कहाँ होगा भाई। यानी व्यापारिक बैंक के अंदर जितने ज़्यादा होंगे, ज़्यादा पैसा निवेश कर रहे हैं बैंक के अंदर, ज़्यादा बैंक का निर्माण किया जा रहा है, तो उसमें साख का निर्माण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी बैंकिंग विकास का स्तर भी डिपेंड करता है उसके ऊपर। उसके बाद आगे नेक्स्ट है आम लोगों की बैंकिंग की आदत। आम लोगों की बैंकिंग की आदत, मान लो हमें आदत ही नहीं है बैंक में जाने की। यानी मैंने कहा था प्रारंभिक जमा 10,000 रुपये हुई थी, प्रारंभिक जमा 10,000 रुपये, उसने 10,000 रुपये बैंक में जमा करवाए तभी तो उसने 50,000 रुपये बना दिए इसके। अगर मान लो 10,000 रुपये बैंक में आते ही नहीं तो क्या ये व्युत्पन्न जमाएं तैयार हो जाती, क्या साख का निर्माण हो जाता। इसका मतलब लोगों में अगर बैंकिंग की आदत ही नहीं है, वो बैंक में पैसा जमा ही नहीं करवाते। इसका मतलब बैंक के पास प्रारंभिक जमा नहीं आती, और जब प्रारंभिक जमा नहीं आती तो फिर कैसे साख का निर्माण होगा भाई। कि जितनी भी ज़्यादा बैंक की आदत होगी लोगों को, उसमें साख का निर्माण भी क्या होगा, अधिक होगा। और जितने कम लोगों में बैंकों में जाने की आदत नहीं होगी, यानी कई लोग होते हैं जो बैंक में जाना ही पसंद नहीं करते, जाते नहीं है वो, इसके अंदर वो पैसा बैंक में नहीं पहुंचता। जब वो पैसा बैंक में नहीं पहुंचता तो क्या होता है, साख का निर्माण भी रुक जाता है। तो बैंक में प्रारंभिक जमा आएगी तभी तो साख का निर्माण होगा भाई। तो प्रारंभिक जमा बैंक में आ ही नहीं रही तो साख का निर्माण कहाँ से कर देंगे वो। तो ये भी एक सीमा भी आम लोगों की बैंकिंग की आदत कितनी का। तीसरी हम बात करें
केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक, देखो आपको इसके मैं थोड़ा बता ही देता हूँ। जो मौद्रिक नीति तैयार करता है देश के लिए, वो हमेशा केंद्रीय बैंक करता है, ध्यान रखना। कौन करता है? केंद्रीय बैंक। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। इसका मतलब भारत के लिए मौद्रिक बैंक, जो मौद्रिक जो नीति है वो कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। और इसके साथ ही बता देता हूँ, और देश में जो राजकोषीय नीति होती है, राजकोषीय नीतियाँ कौन तैयार करता है? वो ध्यान रखना, सरकार करती है। ये छोटी छोटी बातें आप याद रखना। मौद्रिक नीति तैयार करती है केंद्रीय बैंक, और राजकोषीय नीतियाँ तैयार करती है सरकार। तो केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति भी क्या करती है? साख को प्रभावित करती है। जैसे मैंने अभी कहा था, नगद कोषानुपात, इसको डिसाइड कौन करता है? आरबीआई करता है, केंद्रीय बैंक करता है। ठीक है। अब हमने पढ़ा था 20% था, 20% था, तब वो 10,000 का कितना रख रहा था अपने पास? 2,000 रख रहा था, और 8,000 ऋण दे रहा था। अगर मान लो आरबीआई ने, केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति को बदल दिया, यानी यहाँ पर जो नगद कोषानुपात है वो 30% कर दिया। कितना कर दिया? 30%। अब उसको क्या करना पड़ेगा? अब उसको 3,000 रुपये अपने पास रखने पड़ेंगे, यानी 7,000 ही लोन दे सकते हैं। इसका मतलब 1,000 रुपये का ऋण कम हो गया ना। इसका मतलब अगर ऋण कम हो गया, साख भी कम हो गया, क्योंकि ऋण के द्वारा ही तो साख डिपेंड करती है। जितना ऋण देता है उतना ही तो साख ज़्यादा होगा, और ऋण कम देगा तो साख भी कम होगा। अगर उसने मान लो अपनी मौद्रिक नीति चेंज करके 10% कर दिया, तो अब उसको 1,000 ही अपने पास रखना होगा, यानी अब वो 9,000 रुपये ऋण दे सकता है। तो मतलब ज़्यादा ऋण दे सकता है, तो साख का निर्माण भी क्या करेगा? ज़्यादा करेगा। बात समझे ना? तो इन नीतियों को डिसाइड करने का काम कौन करता है? आरबीआई। इसका मतलब केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के कारण भी क्या होता है? साख कम ज़्यादा हो सकता है, यानी साख की निर्माण की कुछ सीमाएं हैं। तो समझिए, ये साख निर्माण की सीमाएं बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये आपका व्यापारिक बैंक अर्थ कार्य कंप्लीट हो चुके हैं अभी, और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण कार्य साख निर्माण, वो भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब आगे आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है केंद्रीय बैंक। कौन सा बैंक? केंद्रीय बैंक की हम चर्चा करते हैं। अध्याय 19, केंद्रीय बैंक। अब हम केंद्रीय बैंक के कार्य के बारे में, उसके साख निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। तो ये साख का निर्माण तो करते नहीं है, साख कार्य व साख का नियंत्रण, यानी ये नियंत्रण रखता है। निर्माण तो कौन करता है? साख का। साख का निर्माण कौन करता है? व्यापारिक बैंक करता है, ध्यान रखना। और साख पर नियंत्रण कौन रखता है? केंद्रीय बैंक। अभी कहा था ना, केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति बनाकर साख को कम ज्यादा कर सकता है, यानी वो क्या करता है? साख पर नियंत्रण करता है। क्यों? क्योंकि केंद्रीय, प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक होता है वो एक ही होता है भाई। व्यापारिक बैंक तो बहुत होते हैं, लेकिन केंद्रीय बैंक होता है वो एक ही होता है। जैसे भारत के अंदर एक ही है, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इसका मतलब प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक एक ही होता है। उसका काम होता है जो करेंसी है, जो साख है, उस पर नियंत्रण करना। क्योंकि पूरे जिम्मेवारी, पूरी उसकी जो उत्तरदायित्व होता है वो केंद्रीय बैंक का ही होता है। साख बढ़े न, साख घटे न। ठीक है। यदि देश में रोजगार बना रहे, देश में गरीबी दूर हो, देश का विकास हो, ज़्यादा मुद्रास्फीति न हो, ज़्यादा मुद्रा अपस्फीति न हो, इस सभी को वो क्या करता है? मुद्रास्फीति अपस्फीति के बारे में जानते हैं ना, हमने एक बार चर्चा की थी इसके बारे में। तो इन स्थिति को, अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए वो क्या करता है? अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाने के लिए वो क्या करता है? इस करेंसी पर, साख पर नियंत्रण रखता है। साख पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। इसका मतलब ये मौद्रिक नीतियां तैयार करता है। क्या करता है? मौद्रिक नीतियां। ठीक है। इसी की उत्तरदायित्व होता है कि पूरी अर्थव्यवस्था संतुलित रहे। हमारा जो करेंसी है, हमारा जो अपने यहाँ का जो पैसा है, वो क्या रहे? वैल्यू, उसकी वैल्यू बनी रहे। अब अपने अभी नोट निर्गमन किया था,
ठीक है। विमुद्रीकरण किया था। विमुद्रीकरण क्या होता है? पहले वाली करेंसी को बाजार से निकाल देना, नई करेंसी को छापना, ये किया था ना नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो पुराने 5,000 500 हज़ार रुपये के नोट थे, उसको व्यवहार से निकाल दिया गया, बाजार से निकाल दिया गया, उसके स्थान पर नई करेंसी को डाल दिया गया। ठीक है। तो नई करेंसी पूरा काम कौन करता है? आरबीआई करता है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नोट निर्गमन का काम केंद्रीय बैंक का होता है, आरबीआई का। ऐसा क्यों होता है? नोट निर्गमन कार्य केंद्रीय बैंक को क्यों सौंपा गया? ताकि पूरे देश में नोटों की एक रूपता बनी रहे। एक रूपता जानते हो? एक जैसा बना रहे। अगर सभी बैंकों को ये कार्य सौंप दिया जाए तो कोई बैंक नोट किसी प्रकार का छाप देगा, कोई किसी प्रकार का छाप देगा। मेरे पास नोट होगा उसको अलग प्रकार का होगा, उसका रंग अलग होगा, कागज अलग होगा, आपके पास होगा वो अलग होगा। तो कहने मतलब ऐसी स्थिति में एक रूपता नहीं रहती पैसे की, करेंसी का मूल्य गिर जाता है, बिल्कुल करेंसी की वैल्यू नहीं रहती फिर। इसीलिए टोटल काम आरबीआई को सौंपा गया है, ताकि पूरे देश में, चाहे आपके पास 2,000 रुपये, मेरे पास 2,000 रुपये, चाहे किसी और के पास है, उसको सेम कलर सेम आपको प्राप्त होगा। यानी एक रूपता लाने के लिए, देश में करेंसी में एक रूपता लाने के लिए, अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए ये काम किसको सौंपा गया? आरबीआई को सौंपा गया है। हम बात करें तो ये केंद्रीय बैंक होता है ना, ये प्रत्येक देश में एक ही होता है। जैसे भारत में है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। इसको बैंकों का बैंक भी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं केंद्रीय बैंक को? बैंकों का बैंक। इसका मतलब सभी बैंकों पर नियंत्रण कौन करता है? यही तो करता है। हम पढ़े तो थे अभी कि सभी बैंकों को, देखो कोई व्यापारी, आप बैंक बनाना अपना बैंक शुरू करना चाहते हो तो आपको केंद्रीय बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके जितने भी नियम है उसको फॉलो करने पड़ेंगे आपको। जितने भी मतलब औपचारिकता होती है वो पूरी करनी पड़ेगी। ये सारा काम कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है, केंद्रीय बैंक करता है। केंद्रीय बैंक ही आपको परमिशन देगा। केंद्रीय बैंक ही आपको बताएगा भी आपको क्या नगद कोष अनुपात रखना है, क्या तरलता अनुपात रखना है, बैंक दर क्या होगी, रेपो दर क्या होगी, रिवर्स रेपो दर क्या होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये अलग अलग दर होती है अभी, ये सारा केंद्रीय बैंक डिसाइड करता है। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, ठीक है। तो ये दो CLR, CRR यानी नगद कोष अनुपात और नगद तरलता अनुपात, इन बातों में हम चर्चा करेंगे आगे। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सभी मौद्रिक नीति यानी करेंसी को, जो साख को नियंत्रण का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। अब 2 प्रश्न बनते हैं। अगर आपसे ये पूछे साख का निर्माण, देखो ये आपको याद रखना है, जो प्रश्न आते हैं ये पहले आपसे ये पूछ ले, मैं यहाँ लिख देता हूँ। साख का निर्माण करता है, आप आंसर दोगे व्यापारिक बैंक। मतलब साख निर्माण का जो कार्य है वो किसका है? व्यापारिक बैंक का है। अगर मैं यह प्रश्न पूछूं आपसे, साख नियंत्रण का कार्य किसका है, तो आप क्या आंसर दोगे? केंद्रीय बैंक। यानी भारत के अंदर पूछोगे तो आरबीआई आंसर दोगे। क्या दोगे? अगर आपसे सीधा ही पूछे साख नियंत्रण कार्य करता है तो केंद्रीय बैंक करता है, ठीक है। और भारत में केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसको काम सौंपा गया। क्योंकि केंद्रीय बैंक को सौंपा गया है तो भारत में केंद्रीय बैंक यही तो है, आरबीआई। तो कहने का मतलब है, यानी ये दो चीज, निर्माण और नियंत्रण में अंतर है। निर्माण करेगा व्यापारिक बैंक और नियंत्रण करेगा केंद्रीय बैंक। चलो ठीक है, अब आगे हम इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय बैंक की परिभाषा पढ़ लेते हैं थोड़ी। केंद्रीय बैंक की परिभाषाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो हम परिभाषा की बात करें तो आपकी जो प्रथम परिभाषा है वो ACL डे ने दी थी। ACL डे, ACL डे। इसने केंद्रीय बैंक के बारे में क्या कहा? ध्यान से सुनो। इसने ये कहा है केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो मौद्रिक व बैंकिंग प्रणाली को, ध्यान से सुनो, केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित एवं स्थिर रखने में सहायक होता है। यानी क्या करता है, जो भी हमारे यहाँ पर मौद्रिक नीतियां हैं, जो भी हमारे यहाँ पर बैंकिंग प्रणाली है, यानी बैंक पाए जाते हैं, उन सभी को नियंत्रित करता है ये, और क्या रखता है? स्थिर रखता है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में क्या लाता है? स्थिरता लाता है। ये केंद्रीय बैंक है।
ACLD ने ये कहा था कि केंद्रीय बैंक कौन सा होता है, वो कहता है केंद्रीय बैंक वह बैंक होता है जो मौद्रिक व बैंकिंग प्रणाली को क्या रखता है, नियंत्रित रखता है और उसको स्थिरता प्रदान करता है। जो ये काम करेगा यानी मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रण करेगा और उसमें स्थिरता रखेगा, वही बैंक केंद्रीय बैंक होता है। वही बैंक क्या होता है, केंद्रीय बैंक। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ नियंत्रण का काम कौन करता है, केंद्रीय बैंक ही। नियंत्रण का काम कौन करता है, केंद्रीय बैंक ही करता है। चलो ठीक। उसके बाद दूसरा जो आता है आपका वो आता है सैमुअल्सन। वो क्या कहते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सैमुअल्सन। सैमुअल्सन ने क्या कहा था केंद्रीय बैंक के बारे में, उन्होंने ये कहा था कि एक केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है। मैं ये पहले ही बता चुका हूँ, केंद्रीय बैंक होता है वो क्या होता है, एक केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है। बैंकों का बैंक इस चीज की चर्चा करते हैं क्योंकि सभी बैंकों पर क्या रखता है, नियंत्रण रखता है। उनके लिए मौद्रिक नीतियां तैयार करता है, केंद्रीय बैंक होता है। तो ये बैंकों का बैंक है, इसकी जिम्मेदारी क्या है, मौद्रिक नियंत्रण की होती है। बस वो ये बात कहता है, इस बैंक की जिम्मेदारी यानी केंद्रीय बैंक की जो जिम्मेदारी होती है वो क्या होता है, मौद्रिक नियंत्रण रखना। मौद्रिक नियंत्रण रखना इसका क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। और उच्च शक्तिशाली जो मुद्रा होती है, जो हमारी यहाँ मुद्रा है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा, उस पर क्या रखता है, ये नियंत्रण रखता है। देखो दोनों की परिभाषा सेम ही है, नियंत्रण की बात ये करता है, नियंत्रण की बात ये करता है। क्यों, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आपको बता ही चुका हूँ नियंत्रण का काम ही आरबीआई का है। चाहे वो बैंकों पर नियंत्रण रखता है, चाहे वो मौद्रिक नीतियां तैयार करता है, चाहे वो बैंकों पर नियंत्रण यानी पूरे मुद्रा पर नियंत्रण रखता है, उस शक्तिशाली मुद्रा पर, ये सारा कौन करता है, आरबीआई करता है, केंद्रीय बैंक करता है। तो एक बार बात करते हैं, ACLD कहते हैं कि केंद्रीय बैंक वह बैंक होता है जिसका काम क्या होता है, मौद्रिक व बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण रखना और उसमें स्थिरता प्रदान। सैमुअल्सन ये कहते हैं कि एक केंद्रीय बैंक क्या होता है, वो बैंकों का बैंक होता है और उसका काम क्या होता है, उसकी जिम्मेदारी उत्तरदायित्व क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, मौद्रिक नियंत्रण रखना, ये मुद्रा पर नियंत्रण रखना। और ये उस शक्तिशाली मुद्रा पर भी क्या करता है, नियंत्रण करता है, उस पर नियंत्रण रखता है। ये तो है, क्योंकि ये तो मैं आपको स्टार्टिंग बता देता हूँ, आरबीआई का काम ही नियंत्रण रखना होता है, पूरी अर्थव्यवस्था पर वो नियंत्रण रखता है। अभी मुद्रास्फीति भी ना हो, मुद्रा अपस्फीति भी ना हो, साख का निर्माण ज़्यादा भी ना हो, साख का निर्माण कम भी ना हो, ये टोटल यानी करेंसी है उसकी वैल्यू बिल्कुल ना गिर जाए। इन सभी को ध्यान में रखकर वो क्या करता है, मौद्रिक नीतियां तैयार करता है। नीतियां बनाकर वो क्या करता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखता है, मुद्रा पर नियंत्रण रखता है, बैंकों पर नियंत्रण। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है। ठीक है स्टूडेंट, हम जो इसके कार्य कार्य हैं वो आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।